3 स्टार्ट। टॉपिक का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। हमादुद्दीन, टॉपिक का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राफ की मदद से समझते हैं। दो ग्राफ बनाए मैंने, दो बार। दो ग्राफ क्यों बनाए हैं इसको भी बताता हूँ कभी ना कभी। तो ग्राफ जो बनाया है वो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और प्रोग्रेस, समझते हो रिएक्शन की, मतलब जैसे तुम लोग की प्रोग्रेस देते होंगे स्कूल में, ये अभी जैसे पीटीएम आएगी कि भाई हम बताएंगे शुरू में ऐसा चल रहा था, अब ऐसा हो गया है, बाद में ऐसा हो जाएगा, कि मतलब वक्त के साथ रिएक्शन की क्या प्रोग्रेस है। रिएक्शन में आपको पता है रिएक्शन कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो वो प्रोग्रेस शो करना, किस पॉइंट पे आपके पास रिएक्टेंट है, किस पॉइंट पे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, कोई बीच की स्टेज आ रही होगी, तो ये चीज कहलाती है प्रोग्रेस। इसको हमने रखा है एक्स में और एनर्जी को लिया अपन ने वाई में। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट है यार, क्या कर रहे हो। और यहाँ पे रिएक्शन खत्म हुआ तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। यहाँ पे रिएक्शन की प्रोग्रेस क्या होगी, इस पॉइंट पे कौन होगा, यहाँ तो शुरू हुआ रिएक्शन, खत्म हुआ प्रोडक्ट, यहाँ पे कौन होगा, मतलब ये ना पूरी तरह से रिएक्टेंट होगा ना पूरी तरह से प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इसको पता है क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आपका जो रिएक्शन होता है ना वो इस तरह होता है, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनती है ना किसी भी रिएक्शन की, वो इस तरह बनती है कि रिएक्टेंट आपके सबसे पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, उंगली रखी है फिर भी बंद कर लो, क्या नाम अपना कॉम्प्लेक्स में, फिर वो कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है आपका किसमें, प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनती है। एक सिंपल सी अगर मैं आपको मिसाल दूं, आप सोच रहे होगे कि यार ये रिएक्टेंट ऊपर क्यों जा रहा है, फिर प्रोडक्ट में क्यों आ रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्यों नहीं जा रहा। तो इसकी सिंपल सी मिसाल ऐसी है, जैसे मिसाल के तौर पर आप चाय बना रहे हो। अब रिएक्टेंट क्या है आपके पास, दूध, पत्ती, चीनी, पानी, इसको डाल दिया आपने पतीले में, चाय बन जाएगी। चूल्हा जलाना पड़ेगा ना, यानी आप क्या करोगे, उस दूध, पत्ती, चीनी, पानी को, यानी अपने रिएक्टेंट को एनर्जी दोगे। एनर्जी दी 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 दी, ये कौन सा पॉइंट है, वो जो उबाल आ रहा होता है चाय की, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है ना, तो क्या वो आपका प्रोडक्ट होता है, जैसे ही उबाला है आपने चाय उंडेल ली क्या, नहीं ना, क्या करते हो आप, चूल्हा बंद कर देते हो, कपों में निकालते हो, तो इस दौरान एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और फिर आप चाय पियो। तो कहने का मकसद है कोई भी रिएक्शन आपका होता है तो वो इस ऑर्डर को फॉलो करता है कि सबसे पहले आप रिएक्टेंट को एनर्जी देते हो, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स में, वो आपका प्रोडक्ट नहीं है। अब ये अनस्टेबल होता है, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट पहले ऊपर की तरफ जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं और फिर वो कन्वर्ट होते हैं जिसमें, प्रोडक्ट में। तो रिएक्शन की जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, सही है मतलब। और मैं अगर कोई इसकी मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों, ये इंटर में अच्छे मार्क्स हैं, तो ऐसे ही थोड़ी आप इंटर में अच्छे मार्क्स ले लोगे सीधे सीधे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो कहने का मकसद है कि रिएक्टेंट डायरेक्ट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सिंपल, आप यहाँ खड़े हो, आप प्रोफेशनल से बाहर निकले, बाइक पे हो, आपने उस तरफ जाना है रोड की, तो आगे से घूम के यूटर्न लेके आओगे ना डायरेक्ट, तो आप ऐसे बाइक खुद आगे नहीं चले जाओगे, वैसे ही चला लिए हो रास्ता, तो आप आगे से घुमा के लाओगे। तो यही सीन है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, रिएक्टेंट को पहले एनर्जी देते हैं, वो क्या बन जाता है, और फिर वो कन्वर्ट होता है आपका प्रोडक्ट में। ठीक है। अब ये जो आपका अल्लाह भला करे, ये जो कॉम्प्लेक्स की, तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है ना, इस एनर्जी को पता है क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड, थ्रीशोल्ड, थ्रीशोल्ड बोलेंगे, थ्रेशोल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसका इंग्लिश एक्सेंट अच्छा है, किसका अच्छा है सबसे, बताओ शायद। थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इसमें से कुछ एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से मौजूद है,
कितनी एनर्जी, इतनी, इतनी। इस एनर्जी को पता है क्या कहते हैं? ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से मौजूद है ना, उनके अंदर पहले से छुपी हुई है ये एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। अंदरूनी एनर्जी मतलब जो एनर्जी उनके पास पहले से मौजूद है, पहले से जमा है। एवरेज इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। एवरेज क्यों लगा रहे हैं भाई? कुछ मॉलिक्यूल के पास एक खास टेम्परेचर के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ के पास कम होगी। एवरेज भाई, यार अब तुम लोग इतने सारे लोग हो, अब सब एक जैसा तो नहीं पढ़ देना है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई थोड़ा सा। तो हर किसी की एबिलिटी एक जैसी नहीं होती ना, तो इसी तरह जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है सबके पास तो एक जैसी एनर्जी नहीं होगी, कुछ की ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी, तो हम उस एनर्जी का एवरेज ले लेते हैं, तो वो एनर्जी कहलाती है एवरेज इंटरनल एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास पहले से मौजूद है। मजीद कितनी एनर्जी दे, अभी मुझे बताओ, क्या ये एवरेज इंटरनल एनर्जी की बदौलत रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सकता है? यानी रिएक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता ना, उसके लिए आपको रिएक्टेंट को मजीद एनर्जी देनी है। तो मजीद कितनी एनर्जी दे रिएक्टेंट को, ये क्या बन जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाए, और फिर वो कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट में। यानी रिएक्शन को कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को पता है क्या बोलते हैं? अरे जो टॉपिक का नाम है ना यार, वो कब आएगा? एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी समझे क्या होती है या नहीं समझे? नहीं समझे? अबे हाँ बोल लो, ना बोल लो, नहीं समझे? चलो थोड़ा बहुत फिर बता देता हूँ मैं। रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसका पहला स्टेप क्या है, उनको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब इसमें से कुछ एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से मौजूद है, वो कहलाती है उनकी अपनी एनर्जी, यानी उनकी एवरेज इंटरनल एनर्जी। मजीद कितनी एनर्जी दो रिएक्टेंट को कि वो कॉम्प्लेक्स बन जाए, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, रिएक्शन कर सके उस एनर्जी को, यानी रिएक्शन कराने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपको एक मोबाइल लेना था 50,000 का, तो ये थ्रेशोल्ड हो गई। अब इसमें से कुछ पैसे आपके पास पहले से जमा है, 10,000 फॉर एग्जाम्पल, ये एवरेज इंटरनल एनर्जी है। मजीद कितने पैसों की जुगाड़ करनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। समझे? तो टोटल एनर्जी है वो, मतलब जैसे मैंने तुमको एक मिसाल दी कि भाई ये आप हो, ये इंटर में अच्छे मार्क्स हैं। अब आप बिल्कुल तो जीरो लेवल पे नहीं हो ना यार, मैट्रिक तक पढ़ के आए हो, 12-13 साल की पढ़ाई करके आओ, कुछ ना कुछ तो नॉलेज है ही ना तुम लोगों में, कुछ ना कुछ तो पता है ना। टोटल मतलब जीरो से लेके कि भाई टोटल जो रिक्वायरमेंट है, मैं कहूँ इस रिएक्शन को कराने के लिए इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी होगी तो रिएक्शन होगा। अब उसमें से कुछ पार्ट पार्ट रिएक्टेंट जब पहले से जमा हो, मजीद कितनी एनर्जी देंगे, वो एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मैंने कहा ये तुम लोग हो, ये इंटर में अच्छे मार्क्स है, तो जो टोटल जहानत चाहिए ये काम करने के लिए वो थ्रेशोल्ड है। अब इसमें से कुछ नॉलेज तुम लोग के पास पहले से मौजूद भी है ना, वो इंटरनल एनर्जी है। मजीद जो तुम लोग पढ़ोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, मजीद जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी है। समझे? हम्म, बस और क्या बताऊं। अच्छा, इसमें क्या सीन है पहले ये तो समझो। रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर है ना, इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है। रिएक्टेंट की कम थी, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी बढ़ी। एनर्जी कब बढ़ती है, एब्जॉर्ब करने पे या रिलीज करने पे? एब्जॉर्ब करने पे। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कौन से रिएक्शन में होती है, एक्सो में होती है, एंडो में होती है? क्या बात कर रहे हो, एक्सो मतलब एग्जिट, निकलना। एंडो, तो ये जो गिराफ अपन ने बनाया ये एंडोथर्मिक का है। हाँ, इसलिए 2 बार बनाया, समझे तुम, ये गिराफ। तो काम सेम है, बस वो जो आपका गिराफ है वो, हम्म, ये जो गिराफ है आपका ये एक्सोथर्मिक का है। तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है, इसका मतलब रिएक्टेंट की ज्यादा होगी प्रोडक्ट की। तो यही सीन है, रिएक्टेंट को ऊपर बना है, प्रोडक्ट को नीचे बना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ कौन, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये कौन है?
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट ने एक्टिवेट होके एक कॉम्प्लेक्स बना दिया है जो ना रिएक्टेंट है पूरी तरह से, ना प्रोडक्ट है, तो इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे बायो वाले वो नहीं पढ़ते? नहीं नहीं यार, क्या करूँ। एंजाइम वाले रिएक्शन पढ़ते हो ना कि एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये होता है वो। अनस्टेबल होता है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड या थ्रीशोल्ड। मतलब थ्रेशोल्ड आप के काम की नहीं है। हाँ, लेकिन उसको कुछ भी ना बोलो, टोटल एनर्जी फॉर अ रिएक्शन रिक्वायर्ड तो एक्टिवेशन हो गई ना फिर। मतलब ये होनी चाहिए ना, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी रिएक्टेंट के वहां पहले से होती है, तो जो और रिक्वायर्ड होती है। कह लो इतनी एनर्जी होगी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है। जो चाहिए उसको एक्टिवेशन बोलेंगे ना यार। नहीं, नहीं समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई ये कॉम्प्लेक्स की अपनी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड के बराबर पहुंचेगी रिएक्टेंट की एनर्जी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो जो एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए वो तो एक्टिवेशन है ना यार। ये कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है ना थ्रेशोल्ड। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट की जब हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिएक्टेंट को चाहिए कितनी एनर्जी, वो तो एक्टिवेशन चाहिए ना। अब उसमें से कुछ है पहले से, तो चाहिए कितनी, रिक्वायर्ड कितनी, वो एक्टिवेशन। खैर थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड का पूछता नहीं, आपसे पूछा एक्टिवेशन का ही जाता है। एक्टिवेशन वो एनर्जी जो रिएक्शन के लिए रिक्वायर होती है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए रिक्वायर होती है, रिएक्टेंट को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रिक्वायर होती है। ये हो गई आपकी एवरेज इंटरनल एनर्जी। और जो बचा ये ये एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। हाँ, वही है ना, बस रिएक्टेंट ऊपर होंगे प्रोडक्ट नीचे होंगे, बिकॉज ग्राफ एक्सोथर्मिक है, बाकी सब कुछ, बाकी सब सेम रहेगा। डिफाइन भी कर दूं एक्टिवेशन को, कैसे? ऐसे कैसे? एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट को चाहिए होती है ना, रिएक्टेंट लिख दो। ना लिखो यार, क्या फर्क पड़ता है। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू एवरेज इंटरनल एनर्जी, एवरेज इंटरनल एनर्जी के अलावा, क्योंकि ये तो पहले से मौजूद होती है ना, इसके अलावा मजीद कितनी एनर्जी देते हैं रिएक्टेंट को इस सिलसिले में, रिएक्ट कराने के लिए, एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट ना। नहीं, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो फाइनली रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए, यानी उसको रिएक्ट कराने के लिए जो एनर्जी आप देते हो एवरेज इंटरनल एनर्जी के अलावा, क्योंकि वो तो पहले से है, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। सिंबल तो वैसे इसका लिख ही दिया है, सिंबल तो इसका लिख ही दिया ना, ई ए स्पोर्ट्स। फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों ग्राफ को देखते हुए फॉर्मूला बता सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी का, चाहे एंडो का देख लो चाहे एक्सो का देख लो।
EA स्पोर्ट्स, EA स्पोर्ट्स के खेलेंगे? कौन सा? कौन सा? क्या कह रहे हो तुम मुर्तुजा? अरे क्या कर रही हूँ? थ्रेशोल्ड माइनस इंटरनल, उल्टा बता दिया था। हाँ, अरे क्या कर रहे हो शाहिद, बायो क्यों हो गया? फिर सही है यार, ये पूरी थ्रेशोल्ड है ना, ये इंटरनल है, जो बच गई वो एक्टिवेशन है, तो कैसे निकालोगे? माइनस नहीं करोगे? ये मिसाल का 20 है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी? 15 होगी ना, तो कैसे निकाला? 20 में से 5 को माइनस करके। याद देख लो, ये थ्रेशोल्ड, ये इंटरनल, एक्टिवेशन निकालेंगे क्या करोगे? थ्रेशोल्ड में से इंटरनल को माइनस करोगे। यूनिट्स क्या बनेगा? एनर्जी है ना, किलो जूल पर मोल। कर लो, कॉपी कर लो जब तक रोक लो। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा है। लिखूंगा नहीं, मैं खड़ा हो जाता हूँ लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, वैसे समझाऊंगा तुम लोग को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इस टॉपिक के अंदर आप पढ़ोगे उन फैक्टर्स को, उन चीजों को जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तब्दील हो जाता है, यानी या तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है या रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो बताओ, बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करने से रिएक्शन की स्पीड चेंज होती है? एक तो टेम्परेचर हो गया, ठीक है गुड, और देख देख के बता दो। कैटलिस्ट बताए थे तुमको, कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते या कम करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया। लाइन कहाँ से आ गया? अच्छा, तो पहले फैक्टर की हेडिंग डालो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डाल लो, मैं लिखूंगा नहीं लेकिन लिखोगे तुम लोग ही। बोल तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, देखो ये देखो बेल भी बज गई। देखो तुम लोगों ने तो लिखना ही है ना, फिर वही बात आ जाएगी घूम फिर के। नहीं नहीं, हाँ वैसे अब उम्र हो रही है, बढ़ती जा रही है, अब एक आध साल में लग रहा है बैठ गई मुकम्मल है। नहीं यार, अब जल्दी बूढ़े हो जाते हैं लोग। हाँ है। हम्म, ये भी सही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, पहला फैक्टर हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। अच्छा सुनो 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 सुनो, सातवें चैप्टर में, आर्यन सुनो, सातवें चैप्टर में हमने ये पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के। यही था ना लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या बात कर रहे हो? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन स्लो होगा। क्यों? उसका कारण जानेंगे यहाँ पे। देखो रिएक्शन के रिगार्डिंग एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है कोलिजन थ्योरी। अब क्योंकि उसका नाम ही कोलिजन थ्योरी है, तो वो थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। इनमें से हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होता है जो रिएक्टेंट को उठा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और वो तभी मुमकिन है जब टकराने वाले मॉलिक्यूल के पास एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद हो, जिसको अभी तुमको बताया क्या कहते हैं,
एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी जब टकराने वाले मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो इनका टकराना इफेक्टिव साबित होगा और वो इनको उठा के कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ रिएक्टेंट की, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट अगर तुमको याद हो मोल पर डीएम क्यूब होता था। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली ये है कि 1 डीएम क्यूब में यानी 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स आ रहे हैं रिएक्टेंट के, ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मैं 1 डीएम क्यूब में रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ा रहा हूँ। पहले इस जगह पे कम मोल्स थे, अब इस जगह पे ज्यादा मोल्स है। मोल्स बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। तो पहले इस जगह पे कम मॉलिक्यूल्स थे, अब इस जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। तो बताओ पहले कोलिजन ज्यादा हो रहे थे या अब कोलिजन ज्यादा होंगे? तो जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो उनके अफेक्टिव होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, तो प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगा, रिएक्शन फास्ट होगा। तो इस तरह कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन की मॉलिक्यूल्स बढ़। अब एक्टिवेशन एनर्जी कब बोला मैंने कहा पहले इस जगह पे कम मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, अब इस जगह पे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आने की वजह से इनकी कोलिजन बढ़ जाएंगे, जिससे रिएक्शन आपका, तो इसी बात को लिख लो इंग्लिश में, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, rate of reaction increases by rate of reaction increases by increasing the concentration of reactants, concentration of reactants because increase in concentration, सोच रहा हूं मैं क्या लिखा हूं, increase in concentration, increase in concentration increases increases the frequency of collision, increases the frequency of collision। ये भी लिखवाऊं? ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। हाँ तो बात एक ही है ना कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी, जिससे रिपीट कर रहा हूँ बल्कि मैं भूल गया अगले बार। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकॉज रेट, शुरू से रिपीट करो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग concentration of reactants because increase in concentration, कहां तक लिखा? तुम तो ड्यू टू के बाद से बोल रहे थे। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल शुरू से। रेट ऑफ रिएक्शन, शुरू से बोल रहा हूं, देखो ना, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकॉज increase in concentration increases the frequency of collisions due to increase in number of reactant molecules
दिस इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, फुल स्टॉप डाल के लिख लो, दिस इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो वीआईपी इंग्लिश लिखवा दी मैंने तुम लोग को, ऐसी इंग्लिश इंग्लिश के सर भी नहीं लिखवा सकते जो मैंने लिखवा दिया। दिस इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, यही दोबारा ना भी लिखो, वैसे पहले लिख चुके हम, और ना भी लिखो तो भी चलेगा। बस मतलब दूसरे फैक्टर पे आओ ना। दूसरा फैक्टर है अपने पास नेचर, नेचर नेचर। अबे क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, पाप लगेगा, पाप लगेगा। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बताओ। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अब सुनो, सुनो हमादुद्दीन, सुनो सुनो सुनो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, किस तरह करती है, उस सारे फैक्टर की डिटेल में हम नहीं जा रहे ना, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है। कुछ सब्सटेंसेस की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो सब्सटेंसेस जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो स्लो रिएक्ट करेंगे या फास्ट रिएक्ट करेंगे। वो रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो फास्ट रिएक्ट करेंगे या स्लो रिएक्ट करेंगे। मैं क्या कर रही हूँ एक्टिव, अबे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है यार, वो जो गैप है बीच का, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। गैप जितना ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन उतना मुश्किल से होगा ना यार, उतना देर से होगा, उतना स्लो होगा। तो मैंने कहा डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो स्लो रिएक्ट करेगा और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो जल्दी रिएक्ट करेगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर, अब ये लिखना नहीं, पहले तुम लोग को इंग्लिश लिखवाऊंगा। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल दूं तुम लोग को, दो रिएक्शन एक जैसे लग रहे हैं आपको, लेकिन इसके बावजूद ये वाला रिएक्शन फास्ट होता है और ये, कारण क्या है, NO के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जब ये फास्ट रिएक्ट कर रहा है, CO के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जब ये स्लो कर, तो ये चीज नेचर ऑफ रिएक्शन में आ जाएगी। देखो दोनों को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रखी हुई है, टेम्परेचर भी सेम रखा है, सब कुछ सेम रखा है? यही तो बता रहा हूँ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। अरे वो तो फिर अब यही तो मैं बता रहा हूँ, वो बहुत सारे उसके अंदर फैक्टर होते हैं, बॉन्डिंग किस तरह की है, स्टेट क्या है, मतलब बहुत सारी उसके अंदर रिएक्शन किस तरह का हो रहा है। मतलब ये तो बहुत बड़ा, बहुत डिटेल टॉपिक हो जाएगा ना कि आप उसके अंदर बॉन्डिंग वगैरह चेक करो, आप उसके अंदर स्टेट चेक करो, कौन सा रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, किस तरह का रिएक्शन है। तो उस हिसाब से बस आपने सिर्फ इतना समझना है
कि ये फास्ट रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब कुछ फैक्टर्स की वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। तो फैक्टर्स की डिटेलिंग हमने नहीं पढ़नी। इसी तरह ये स्लो रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी काफी सारे फैक्टर्स की वजह से। तो बस यही बात लिख लो अपने पास। अगर पहले ये यहाँ कौन सी, वो तो अलग टॉपिक है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फैक्टर में आ जाता है शॉर्ट में कि नाम लिखो सबके और कोई दो दे देता है इनको एक्सप्लेन करो, तो ये पूरा 4 नंबर का शॉर्ट बन जाता है। देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑल्सो अफेक्ट्स, ये क्या, अब एग्जाम्पल तो बाद में लिखोगे ना, पहले तो इंग्लिश लिखोगे ना। नेचर ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, also affects the rate of reaction because the rate of reaction और जिसको करेगा उसी के फैक्टर में, because activation energy is different, because अरे बिकॉज के बाद ही तो बता रहा हूँ, बिकॉज से पहले का थोड़ी बता रहा हूँ। बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्टेंट्स लिख दो यार, क्या हो गया है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, डिफरेंट। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, उसके बाद ये इक्वेशन लिख दो। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इतना सा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे बताएंगे ना, सब तो खबर तो करो, तुम पहले लिखो तो सही। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, उसके बाद ये इक्वेशन ठोक दो। इक्वेशन ठोक दो दोनों, नहीं नहीं दोनों ठोकोगे ना, दोनों का कंपैरिजन कराओगे ना यार, क्या कर रहे हो। ठोक दी, ये क्या कर दिया तुमने, जितनी बड़ी हेडिंग तुमने टॉपिक की डाली है उससे बड़ा तो तुमने ये लिख दिया। अबे यार जवान, पूरे पेज में कहीं तुमने मार्कर इस्तेमाल नहीं किया, मेन हेडिंग में नहीं किया, साइड हेडिंग में नहीं किया, ये लिखने के लिए तुमने मार्कर इस्तेमाल कर दिया, क्या है ये। ट्रिमर है। आगे लिखो, द रिएक्शन बिटवीन NO NO2 is fast, the reaction between NO and O2, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, NO लिख दो ना, मैं क्या नाम वहाँ पे नाम भूल गया पेपर में तो क्या करूँ। द रिएक्शन बिटवीन NO and O2 is fast while again NO2 नहीं है बे, NO and O2 is fast while the reaction between CO and O2 is slow.
because while the reaction between CO and O2 is slow. Because CO and O2, अरे यार, while wild नहीं, जंगली, while the reaction between CO and O2 is slow because activation energy for NO is higher, नहीं, lower, या CO is higher लिख लो. एक्टिवेशन एनर्जी लिखो तो ज्यादा बेहतर है. हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर CO इज हायर देन NO, देन दैट ऑफ NO लिख दो तो और भी है कि हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर CO इज हायर देन दैट ऑफ NO. डबल activation energy for CO is higher than that of NO. सही है, लिखवा दिया सारा मुर्तजा, तुम परेशान हो रहे हो पास कर लो. हेलो वेनु, हाँ, हेलो मेनू बी यू. तीसरे पे आ जाओ. टेम्परेचर अब क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, पाप लगेगा, पाप लगेगा. टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन, रीजन भी आता है इसका, रीजन भेजे हुए ना मैंने ग्रुप पे, पूरे एक ही PDF भेजा ना, उसमें सारे चैप्टर के PDF नहीं भेजा था रीजन वाला. चलो दोबारा भेज दूंगा. हाँ, तो उसमें देखना इस चैप्टर के रीजन में होगा, बल्कि आम तौर पे भी तुम लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में दूध जल्दी फट जाता है एज कम्पेयर टू सर्दियां. नहीं, गर्मियों में दूध जल्दी खराब हो जाता है. अगर आप दुकान से दूध लाओगे फौरन उसको नहीं उबालोगे, खराब हो जाएगा. या ऐसे आता है कि बाहर खाना रखा हो तो खराब हो जाता है, फ्रिज में रखा हो, फ्रीजर में रखा हो तो वो नहीं खराब होता. तो उसका कारण यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. तो गर्मी में या बाहर खाना पड़ा तो बाहर टेम्परेचर ज्यादा, तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, उसके खराब होने का जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा. अगर आप उसको खराब होने से बचाना है तो आप फ्रिज में रख दो, तो एक आध दिन आपका खाना चल जाएगा. और अगर आप चाहते हो लंबा दाव में, देखा होगा वो पका पका के फ्रीज करके रख देते हैं, कबाब शबाब घर वाले अम्मी शम्मी पका के उसको फ्रीज कर देती है कि फिर जब मेहमान आए तो 10-15 10-15 दिन में निकाला, फिर उसको तल वल के मेहमानों को चिपका दिया, वही जो अरसा पहले फ्रीज हुए थे. तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन आपका स्लो हो जाएगा. कारण क्या है, कारण अगर मैं तुम लोग को समझाऊं ग्राफ से, ग्राफ समझ आता है, नहीं समझाऊं फिर, नहीं समझाऊं फिर, तुम लोग बोल रहे हो ग्राफ नहीं समझ आता. आता है ग्राफ समझ में, तो फिर नहीं समझाऊं. हाँ, पहले भी लिखवाऊंगा, अभी जिराफ नहीं बनाना, पहले अभी जिराफ नहीं बनाना. एक्स एक्सिस पे रखी एनर्जी और वाई पे रखा, हाँ,
यस, मॉलिक्यूल। अब सुनो, सुनो, ये एक काम करते हैं, सुनिएगा, सुनो सुनो लड़को, सुन। अरे सुन नहीं रहे हो तुम लोग, क्या कांड कर रहे हो? सुन लो क्या कर रहे हो यार, अजीब हो रही है एनर्जी। अब देखो, अब देखो, सुनो सुनो सुनो, सुनना, सुनना। अबे सुन नहीं रहे हो यार तुम, कौन है ये, कौन बोले जा रहा है? हाँ, ये रिएक्शन T1 पे हो रहा है। और हाँ हाँ, T2 मामा। और ये रिएक्शन T2 पे हो रहा है। और T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अब मुझे खुद बताओ, बताओ। थोड़ा सा छोटा तो कर लूंगा, बहुत आज बुरा लग रहा था। नहीं, बुरा नहीं लग रहा था सबसे बस। अब मुझे बताओ, खुद बताओ, तुम लोग को T2 पे रिएक्शन फास्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा। T2 वाला रिएक्शन फास्ट होते हुए नजर नहीं आ रहा T1 वाले के मुकाबले में? यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया, कौन से मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन से कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो उनके कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो T1 में देखो कितना हिस्सा है मॉलिक्यूल का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला। एक्टिवेशन से ज्यादा एनर्जी इतनी मॉलिक्यूल की है ना, बाकी मॉलिक्यूल की एनर्जी तो एक्टिवेशन से कम है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। प्रोडक्ट में वो ही कन्वर्ट होंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन के बराबर या उससे ज्यादा है। T2 में देखो, वो हिस्सा मॉलिक्यूल का जिनके पास एक्टिवेशन या इससे ज्यादा एनर्जी वो बढ़ नहीं गया, तो इस तरह से रिएक्शन फास्ट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल का हिस्सा, मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन, मॉलिक्यूल की तादाद जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो कम टेम्परेचर पे कम मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्शन स्लो होता है। ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अभी मैंने तुमको बताया ना कि खास टेम्परेचर पे हर मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी नहीं होती, जब भी हम उसका एवरेज ले रहे थे ना, एवरेज इंटरनल एनर्जी बोल रहे थे। तो लो टेम्परेचर पे फॉर एग्जांपल कुछ मॉलिक्यूल के पास की एक्टिवेशन एनर्जी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही थी। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सुनो, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। जिनकी पहले से एक्टिवेशन के बराबर थी एनर्जी, उनकी और बढ़ जाएगी। और जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से जरा सी कम थी, ये पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही थी क्योंकि इनकी एनर्जी एक्टिवेशन से, अब टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी एनर्जी भी बराबर होगी किसके एक्टिवेशन के, तो अब ये भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो कि पहले कन्वर्ट लो टेम्परेचर पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये सीन होता है कि मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाती है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो जिससे आपका रिएक्शन फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेस्ट दिया 50 नंबर का, उसमें मैंने कहा भाई 25 नंबर है पासिंग। अब कितने हो तुम लोग, 12 हो फॉर एग्जाम्पल, 12 लोगों ने वो टेस्ट दिया। अब उसमें से फॉर एग्जाम्पल 5 पास हो रहे थे, ऐसी एक मिसाल दिया। अब मैं क्या करूँ, यानी जिसके 24, 23, 22 नंबर आ रहे थे वो पास नहीं हो रहे थे पहले, अब मैंने क्या किया, सबको 5 नंबर ग्रेस भी दी। तो अब जिनके पहले 24, 23, 22, 21, 20 ऐसे नंबर आ रहे थे, अब ये भी पास हो जाएंगे ग्रेस नंबर से, नहीं पास, तो ये ग्रेस नंबर कह लो टेम्परेचर होता है basically। ये टेम्परेचर बढ़ाने से सब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, तो जिनकी पहले से एक्टिवेशन के बराबर थी वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही रहे थे, जिनकी एनर्जी पहले एक्टिवेशन से कम थी, अब उनकी एनर्जी भी एक्टिवेशन के बराबर हो गई, तो वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बेसिकली क्या होता है जिससे रेट बढ़ जाता है? T2 बड़ा है ना, T1 छोटा है। कम टेम्परेचर था तो कम मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, ज्यादा टेम्परेचर है तो
ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जिससे रिएक्शन आपका फास्ट हो जाता है। तो लिखो उसको इंग्लिश में, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। अभी तो सुनिए अदान, एक सुननी होती है बस। इस तरह तो दुनिया में कहीं ना कहीं हर वक्त अजान होती रहती है, 24 घंटे सब सुनते रहेंगे क्या? रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। फुल स्टॉप डाल के लिखो, क्या लिखोगे? Because as the temperature increases, because as the temperature increases, comma, number of molecules possessing activation energy. Because as the temperature increases, comma, number of molecules possessing activation energy increases. Possessing, possess, activation energy increases. As a result, full stop, as a result, number of effective collision increases. As a result, number of रिपीट कर देता हूं यार, बिकॉज, बिकॉज के बाद क्या बोला था? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, कॉमा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन increases, hence rate increases, increases, hence collision increases, hence rate of reaction increases। चौथा तो पढ़ लो, जिराफ बनाओगे? जिराफ, जिराफ नहीं बनाओगे? बना लो ना। इंक्रीजेस एक ही में बना दो, या तो दो ना बनाओ, चलो एक ही में दोनों कर लो। ये लो, जिराफ तो बना दो। जिराफ नहीं बनाओगे? एक ही में दोनों बना लो ना, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज है। हाँ, नहीं है तुम लोग के पास? ब्लैक पेन है, ब्लू है, ग्रीन है, अलग अलग बना लो तुम। इट्स अप टू यू। वैसे बुक में भी एक ही में बना हुआ है, मैंने समझाने के लिए तुमको अलग अलग करके बनाते वैसे एक ही में, आपस की बात है, क्योंकि रिएक्शन एक ही है ना, एक ही रिएक्शन हो डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक ही में वैसे बनाया जाता है। लेकिन तुम लोग समझने के लिए अलग अलग बनाना चाहते हो, अलग अलग बना दो, एक ही बना है। T2 मामा शुरू तो सेम जगह से होता है, बस आखिर में जाता होगा।